We always heard that India is a democratic country. A modern nation with freedom, democracy, and equality. America is a democratic country. He's a threat to democracy. I'm saying, what the hell did I do for democracy? Last week I took a bullet for democracy. France is a democratic country. But do you know what is the meaning of democracy? A system of government where power belongs to the people. तो सवाल ये बनता है कि क्या आज दुनिया में कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है पूरी तरीके से या नहीं? वेल अस्सलाम वालेकुम, मुझे हिजाब कहते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये लफ्ज़ डेमोक्रेसी आज भी अपने असल मतलब पर पूरा उतरता है या फिर ये खूबसूरत नारा बनकर रह गया है। तेज ग्रो करेगा अगर वो लीडर अच्छा हुआ कि ये नेशन जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हर 5 साल में चीजें चेंज होगी। अब सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी ये एक ग्रीक वर्ड है। डेमोस यानी अवाम और क्रेटोस यानी हुकूमत यानी रूल बाय द पीपल, अवाम का राज। सिर्फ एक लफ्ज लेकिन सदियों से दुनिया की सियासत इसी एक लफ्ज के इर्द गिर्द घूम रही है। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल ले लेते हैं। इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी और खुद को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन इसी इंडिया में आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा मसला है और मीडिया वो तो सारा गवर्नमेंट के लिए काम करता है। अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहलाता है, लेकिन वहाँ इलेक्शंस जीतने के लिए करोड़ों अरबों डॉलर्स चाहिए होते हैं। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, चाहे आपके पास कितने ही अच्छे आइडियाज क्यों न हो। नॉर्वे नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्रीज में से आता है, लेकिन नॉर्वे की दौलत का बड़ा हिस्सा ऑयल से आता है, जो कि क्लाइमेट के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीजों में से एक है। यानी नंबर 1 डेमोक्रेसी भी दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से पैसा कमा रही है। चाइना, अगर आप गूगल पर सर्च करें कि इज चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री तो वहाँ पर लिखा आएगा कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स इतनी तेजी से बनते हैं जितना कई डेमोक्रेसीज में कभी नहीं होते। पाकिस्तान खुद को डेमोक्रेटिक मुल्क कहता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत बनती है उसका पूरा कंट्रोल हर बार चंद खानदानों के हाथ में ही रह जाता है। भुट्टो, जरदारी, शरीफ, नाम बदलते हैं, सिस्टम नहीं बदलता। अब यहाँ पर एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आता है। एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट डाल ने इसी सवाल पर काम किया और उन्होंने एक नया लफ्ज दिया, पोलियार्की, यानी कि रूल बाय मैनी, बहुत से लोगों का राज। ढाल का कहना था कि जो हम आजकल डेमोक्रेसी कहते हैं वो असल में पूरी डेमोक्रेसी नहीं है, वो सिर्फ उसके करीब एक सिस्टम है जिसे उन्होंने पोलियार्की का नाम दिया। मतलब ना तो ये मुकम्मल अवाम का राज है और ना ही सिर्फ एक शख्स का, बल्कि ये चंद मुख्तलिफ ग्रुप्स, पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस का राज है जो कि आपस में कंपटीशन करते हैं। देन द क्वेश्चन इज कि क्या पाकिस्तान भी एक पोलियार्की है? नहीं। डाल ने कहा कि किसी भी मुल्क को पोलियार्की कहने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। हर बालिग को वोट का हक हो, इलेक्शंस आज़ाद और फेयर हो, लोग आज़ादी से बात कर सकें, मीन्स के फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, उन्हें सच जाने के आज़ाद जरिए मिले, ना कि सिर्फ वो जो हुकूमत दिखाना चाहती है। लोग आज़ादी से अपनी पार्टी या ग्रुप बना सकें, खासकर अपोजिशन पार्टी भी। एंड द लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, हुकूमत को अवाम का जवाबदेह होना चाहिए। अब ये सुनकर लगता है कि ये तो बिल्कुल सही बात है, यही तो डेमोक्रेसी है, लेकिन ढाल का असल नुक्ता ये था, ये सब सिर्फ एक प्रोसेस है, एक कोशिश है डेमोक्रेसी के करीब पहुंचने की। ये खुद मुकम्मल डेमोक्रेसी नहीं, यानी जितने भी मुल्क आज डेमोक्रेटिक कहलाते हैं वो असल में सिर्फ एक पोलियार्कीज हैं, चंद ग्रुप्स का आपस में पावर का मुकाबला, ना कि सच में अवाम का राज। अब जरा डेमोक्रेसी की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इसकी जड़ें मिलती हैं ग्रीस में तकरीबन 2500 साल पहले, एथेंस शहर में, जहां शहरी खुद जमा होकर अपने फैसले खुद करते थे। लेकिन वो डेमोक्रेसी भी मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ आज़ाद मर्द शहरी ही हिस्सा ले सकते थे, औरतें, गुलाम और बाहर से आने वाले लोग इस निज़ाम से बाहर थे। एंड देन उसके बाद जब बड़ी इनकलाबियत आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी एक नए रूप में वापस आई, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां अवाम खुद फैसले नहीं करती थी बल्कि अपने नुमाइंदे चुनती थी जो कि उनकी तरफ से फैसले करें। और बस वहीं से एक सवाल पैदा होता है जो आज तक हल नहीं हुआ। अगर अवाम खुद फैसला नहीं कर रही बल्कि कोई और उसकी तरफ से कर रहा है तो क्या ये डेमोक्रेसी है या सिर्फ एक नया तरीका है जिसमें पावर कुछ लोगों के हाथ में ही रहती है, बस नाम बदल जाता है। 1911 में रॉबर्ट माइकल्स नाम के एक सोशियोलॉजिस्ट ने इस सवाल का जवाब दिया, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। उनका कहना था कि कोई भी तंजीम, चाहे पार्टी हो, यूनियन हो या पूरा मुल्क हो, जैसे जैसे बढ़ती है चंद लोग उसे कंट्रोल करने लगते हैं। ये लोग अवाम की खिदमत के नाम से शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी पावर बचा कर रखते हैं। माइकल्स के लफ्जों में जो भी तंजीम बनता है वो ओलिगार्की बनता है। अब अगर इसको रियल वर्ड से जोड़ें,
इलेक्शंस जीतने के लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए होते हैं और ये पैसा बड़े बिजनेसमैन या पुराने सियासी खानदान देते हैं और जब वो पैसे देते हैं तो वो सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि कंट्रोल भी खरीदते हैं। मीडिया भी ज्यादातर उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जिनके पास पैसा और इख्तियार होते हैं। तो अवाम जो फैसला करती है वो दरअसल उन्हीं ऑप्शंस में से होते हैं जो कि उन्हें पहले से दिखाए गए होते हैं। सो द थिंग इज कि आज 2026 में कोई भी कंट्री पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे इंडिया या फिर पाकिस्तान का तो ऑब्वियसली वो डेमोक्रेटिक दिखाएगा क्योंकि ऑन पेपर दीज कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक बट ऑन ग्राउंड रियलिटी दीज आर नॉट। अगर हैं तो वो है पोलियार्की मीन के रूल बाय मैन। एंड यू नो आज 2026 में 167 कंट्रीज में से सिर्फ 24 ऐसे हैं जो कि फुल डेमोक्रेसी में रहते हैं, यानी कि सिर्फ 14% कंट्रीज फुल डेमोक्रेसी हैं। एंड सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि खुद अमेरिका जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहता है इस लिस्ट में बाहर है। डास के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक अगर एक कंट्री को पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक होना चाहिए तो उसको ये 7 रूल्स पूरे तरीके से फॉलो करने चाहिए, लेकिन नहीं होते क्योंकि ये एक पोलियार्की है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वेल व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यस